नमस्कार। आज मैं आपके सामने सीज़न 5 के अंतिम पार्ट 250 यानी अंक किस्सा गोई के अंक 250 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज फिर एक क्राइम की घटना जो मेरे डीआईजी रेंज बरेली रहते हुए मेरे एक जनपद बदायूं में घटित हुई थी, वो आपसे शेयर करूँगा। बात 19 फरवरी 2020 की है। थाना है वजीरगंज, जनपद बदायूं। थानाध्यक्ष दिलीप कुमार थाने पर मौजूद थे। अकरम सनाफ दिलशाद सलमानी, रजानगर टंकी रोड, कस्बा सहसपुर, थाना वजीरगंज थाने पर आए। बहुत परेशान थे, दुखी थे, चेहरा गिरा हुआ था। थानाध्यक्ष के पास पहुंचे। थानाध्यक्ष ने पूछा, क्या बात है, आप कुछ ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। थानाध्यक्ष के पूछने पर अकरम ने बताया कि उसका छोटा भाई शान उर्फ हारिश, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष, गोल्डन विंग स्कूल सैदपुर में कक्षा 5 का छात्र है। आज 19 तारीख है। 3 दिन पहले 16 तारीख से वो गायब है। पूरे मोहल्ले में, सभी रिश्तेदारियों में पिछले 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, कहीं पता नहीं लग रहा है। जब उसका कहीं पता नहीं लगा, थक हार कर मैं थाने पर आया हूँ, मेरी मदद करिए। थानाध्यक्ष दिलीप सिंह ने अकरम को ढाढ़स बंधाया और कहा कि आप परेशान मत होइए, आप अगर फ़ोटो ले आए हैं तो दे दीजिए, नहीं लाए हैं तो लेकर आइए। अकरम ने बताया कि उसकी फ़ोटो मेरे पास है। थानाध्यक्ष ने बैठकर बच्चे का हुलिया, उम्र, रंग, कद, काठी और उसका फ़ोटो, क्या कपड़ा पहने हुए था, ये कागज़ पर लिखवाया और थाने कार्यालय को बताया कि ये गुमशुदगी लिख ली जाए। तुरंत वो अकरम के साथ गुमशुदा के घर पहुंच गए। पूरा घर, पूरा परिवार गमगीन था। उदासी पूरे घर में छाई हुई थी। गुमशुदा की मां के लिए बताया गया कि इसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। थानाध्यक्ष को सबसे बात करके और घर का माहौल देखकर ये समझने में देर नहीं लगी कि कोई न कोई घटना जरूर हुई है। जनपद के सभी थानों और बरेली जोन के सभी जनपदों, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और लखनऊ में वायरलेस के हेडक्वार्टर पर हुलिया के साथ पूरी सूचना भेज दी गई और गुमशुदा के बारे में ऐसी सारी जानकारी जो आवश्यक है वो सब उसको वहाँ दे दी गई, ताकि सभी ज़िलों में, सभी राज्यों में और सभी थानों पर यह सूचना मिल जाए। एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाहियों की एक टीम को एक गाड़ी के साथ गुमशुदा के घर वालों के साथ लगा दिया गया कि आप घर वालों के साथ इनको जहाँ जहाँ शंका हो, जहाँ जहाँ ये बताते हैं, इन्हें लेकर जाइए, गुमशुदा को ढूंढने का प्रयास करिए। क्योंकि कोई खराब स्थिति आने पर पुलिस पर सबसे बड़ा दोषारोपण यही होता है कि साहब पुलिस ने मेहनत नहीं की, पुलिस ने परिवार वालों की सुनी नहीं, पुलिस ने परिवार वालों के कहने पे फलां जगह जांच नहीं की। ये सब हुआ रहेगा तो कम से कम पुलिस पे ये दोषारोपण नहीं होंगे। 24 घंटे की जांच और छानबीन के बाद ये अंदाज़ा हो गया कि ज़रूर कोई न कोई अनहोनी हुई है। थानाध्यक्ष ने यह अनहोनी भांप कर अगले ही दिन यानी 20 फरवरी को गुमशुदगी को अपराध में तरमीम करवा दिया और अपराध की प्रॉपर एफआईआर थाने पर दर्ज करा ली। मुकदमा अपराध संख्या यानी क्राइम नंबर 77/20, धारा 364 यानी अपहरण दर्ज कर ली गई। विवेचना स्वयं थानाध्यक्ष दिलीप सिंह ने खुद के लिए आवंटित करा ली थाने से। 19 तारीख को ये एफआईआर 364 आईपीसी में दर्ज हुई और 20 तारीख को मासिक अपराध गोष्ठी जनपद में थी। महीने में एक बार यह क्राइम मीटिंग होती है जो एसएसपी लेते हैं। सभी थानाध्यक्ष, सभी गस्टेड ऑफिसर्स जिनमें डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, एसपी सिटी, एसपीआरए सभी होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जितनी विंग होती हैं, फायर सर्विस,
डॉग स्क्वाड, सर्विलांस, फॉरेंसिक्स, बाकी और डिपार्टमेंट जिनका पुलिस से संबंध होता है, फॉरेस्ट, एक्साइज, ये सब उस क्राइम मीटिंग में, प्रोसिक्यूशन के अधिकारी सब क्राइम मीटिंग में उपस्थित होते हैं। थाना वजीरगंज का नाम आने पर थानाध्यक्ष ने बताया कि कल मेरे यहाँ एक एफआईआर अपहरण की लिखी गई है। 15 वर्ष का बच्चा है, गायब हो गया है, अच्छे स्कूल में कक्षा 5 या 6 का छात्र था। वो पूरा विवरण एक पम्फलेट की शक्ल में फ़ोटोकॉपी करा कर ले आए थे। वहीं उन्होंने एक कॉपी अपने अधिकारियों को, एसएसपी को और समस्त थानाध्यक्षों को बांट दी। एसएसपी से अनुरोध कर दिया कि सभी को बता दें कि इसके बारे में कोई सूचना हो तो तुरंत दें, क्योंकि ये थोड़ा गंभीर मामला लगता है। एसएसपी ने सभी को बताया कि सभी लोग इस पर ध्यान दें और यदि कोई अज्ञात शव, एक्सीडेंट का मजरूब या कोई लड़का ऐसा भूला भटका कहीं मिल जाए तो प्रत्येक दिशा में कंट्रोल रूम को अवगत कराएं और थानाध्यक्ष वजीरगंज को भी इस बारे में पूरी बात बताएं। इस संबंध में डीसीआरबी यानी डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एससीआरबी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर पूरी सूचना अपलोड कर दी गई। आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारण के लिए भी जो संबंधित प्रोफार्मा होता है वो भेजकर प्रसारित करा दी गई। मिसिंग पर्सनल्स सॉफ्टवेयर जो है जिपनेट पर, ZIPNET जिपनेट, आप देख लीजिएगा गूगल पर, जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क, बहुत ही इफ़ेक्टिव, इफ़िशियंट और बहुत फास्ट नेटवर्क है, जिसमें प्रदेश क्या देश भर के गुमशुदा व्यक्तियों के, गुमशुदा मिसिंग चिल्ड्रंस का एक अलग सेक्शन है, मिसिंग व्हीकल्स का अलग सेक्शन है, व्हीकल थेफ्ट का अलग सेक्शन है। इसमें सारी सूचनाएं सभी जगह से, सभी जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं इस नेटवर्क में, वो भरते हैं। और अगर आपको किसी के बारे में कोई सूचना चाहिए या आपकी चोरी हुई गाड़ी कहीं और बरामद हुई है तो इंजन नंबर और चेसिस नंबर से उसका मिलान आप कर सकते हैं। साल 6 महीने में एक बार जिपनेट से ज़िले की जितनी गाड़ियाँ चोरी हुई होती हैं उनका मिलान करते हैं तो उसमें 20-25% गाड़ियाँ कहीं न कहीं बरामद हुई मिल जाती हैं। तो ये सूचना मिसिंग पर्सन सॉफ्टवेयर या मिसिंग चिल्ड्रन सॉफ्टवेयर जो जिपनेट पे उपलब्ध है उसमें फीड कर दी गई। एफआईआर के बाद थानाध्यक्ष ने प्रॉपर विवेचना शुरू की। घर पहुंचकर सभी घर वालों के बयान दर्ज किए। स्कूल में टीचर, प्रिंसिपल का बयान दर्ज किया। साथ में पढ़ने वाले सभी बच्चों के नाम और पते मालूम किए। जिन जिन बच्चों से गुमशुदा की ज़्यादा दोस्ती थी उनके घर जाकर या उनके माँ बाप को बुलाकर माँ बाप की उपस्थिति में बच्चों से बातचीत की गई। कोई इस तरह की बात जो झगड़ा लड़ाई की शक्ल में हो, वो किसी से अगर हुई हो, ये जानकारी करने की कोशिश की जा रही थी। अन्य कोई बात अगर किसी के संज्ञान में है, जैसे बच्चा पढ़ने में कैसा था, किसी सब्जेक्ट में कभी फेल हुआ, कौन से टीचर इसको सबसे ज़्यादा डांटते थे, कौन सा विषय कमज़ोर था जिसकी क्लास अटेंड करने में ये कतराता था, बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों के संबंध, उनके व्यवहार के संबंध में हैं, वो जानकारी कर ली गई। सभी घर वालों, रिश्तेदारों और स्कूल के साथ के बच्चों के जो भी मोबाइल नंबर मिले वो उपलब्ध हुए, उसको सर्विलांस सेल वालों को उपलब्ध करा दिया गया। अपहृत या गुमशुदा की बरामदगी के लिए थाने के कर्मियों की 2 टीमें बनाई गईं। पहली टीम जिसको सिर्फ स्कूल पर केंद्रित होने के लिए कहा गया और ये जानकारी कि स्कूल किसके साथ जाता था, किसके वाहन से जाता था, स्कूल में उसका बिहेवियर कैसा था, प्रिंसिपल और टीचर के संज्ञान में कोई ऐसी बात जो इसके गायब होने के पहले की हो या गायब होने के बाद की हो, अगर ऐसी बात है तो उसके बारे में पूरी जानकारी, किसी बच्चे से कोई झगड़ा हुआ हो और जिससे झगड़ा हुआ हो उस बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी अगर हो तो इकट्ठा करके उसे उस दिशा में देखा जाए। दूसरी टीम को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या और सार्वजनिक जगहों पर वहाँ पर फ़ोटो लेकर सभी टीम मेंबर्स को एक एक फ़ोटो देकर भेजा गया कि सबको दिखाकर पूछें कि इस बच्चे को कहीं रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, किसी मॉल में या किसी पिक्चर हॉल के सामने आमने कहीं देखा तो नहीं गया।
सर्विलांस यूनिट की भी मदद लेने के लिए एसएसपी को कहा गया। एसएसपी ने पूरी सर्विलांस यूनिट भी वहाँ पर भेज दी। वहाँ टीम ने आकर घर, स्कूल और स्कूल के रास्ते में जितने भी टावर आईडी बनती हैं उनको, बीटीएस को, डंप डाटा को, जो भी डाटा कलेक्शन का काम सर्विलांस वाले करते हैं, वो पूरी जानकारी ले ली और उसकी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हेडक्वार्टर्स चले गए। सर्विलांस यूनिट द्वारा सारे नंबर्स के सीडीआर का परिशीलन किया गया, पर कोई जानकारी नहीं मिली। घर और स्कूल के बीच की टावर आईडी के विश्लेषण में कुल 1100 नंबर प्राप्त हुए सर्विलांस की यूनिट को, जिनमें से 2 मोबाइल नंबर का मूवमेंट बहुत संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, जैसे इन दोनों का स्कूल के पास उस समय होना जब स्कूल के गेट बंद होते हैं। न तो स्कूल में जाने का टाइम होता है, न स्कूल छूटने का टाइम होता है। उसके बाद जब स्कूल छूटने का टाइम होता है, तब जब स्कूल जाने का समय होता है यानी गेट खुलते हैं उसके बहुत पहले, यानी ऐसे ऐसे समय पर उनका उसी रूट पर बार बार मूवमेंट कई दिन से देखा गया, जो संदिग्ध समझ में आ रहा था। और इनका जो नाइट स्टे का लोकेशन है, यानी जो इसका घर है, कोई कहीं भी घूमे फिरे रात में अपने घर पर आकर स्टे करता है, खाना खाता है, सोता है, फिर सवेरे चलता है। तो जो वो 6-7 घंटे के स्टे का पीरियड है वो वहाँ से यानी स्कूल से और अपहृत या गुमशुदा के घर से बहुत दूर था। उसकी आईडी का पता लगाया गया जहाँ पर वो स्टे करता था, यानी जहाँ उसका घर होना चाहिए, वो मोहल्ला तकिया, कस्बा सहसवान था, जो वादी के घर और स्कूल दोनों से बहुत बहुत दूरी पर था। वहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं होता जब तक कि कोई और दूसरा कारण न हो। दोनों नंबर के आईडी और कैफ निकलवा कर देखे गए तो मोबाइल धारक का नाम सारिक और शाकिर पुत्रगण कल्लू निवासी मोहल्ला तकिया, थाना और कस्बा सहसवान पाया गया। इन दोनों के बारे में फिजिकल वेरिफिकेशन जब सर्विलांस की टीम ने कराया तो ये दोनों ही गुमशुदा के सगे मौसेरे भाई निकले, यानी शान जो 15 वर्ष का गुमशुदा लड़का है जिसका पता नहीं लग रहा है, उसके सगी मौसी के लड़के निकले। उन दोनों के नंबर को पैरेलल पर लिसनिंग के लिए दे दिया गया। पर्पज़ ये था कि ऐसे पूछने पर तो मौसी के लड़के हैं, आने जाने का कई कारण बता देंगे। जब तक कोई फैक्ट लिसनिंग के माध्यम से नहीं मिलेगा तो इंट्रोगेशन में उनको कन्फ्रंट करने का कोई तरीका पुलिस के पास नहीं होगा। इसलिए इनके नंबर्स को सुना जाना आवश्यक है। कोई न कोई गलती बात करने में करेंगे और फिर उसी पर हम क्रॉस कराएंगे, उसी पर हम इनको कन्फ्रंट कराएंगे। 4 दिन की कॉल के बाद ही ऐसा लग गया कि इन दोनों ने अपहृत को अपहरण करके उसकी हत्या कर दी है, क्योंकि कॉल्स में बार बार किसी जगह पर जाने की बात ये एक दूसरे से करते थे कि जाकर देखो कुत्तों ने कहीं बाहर तो नहीं निकाल लिया, फिर से जाकर देखो, दूर से नहीं नज़दीक से देखो, वहाँ की मिट्टी खुरची तो नहीं गई है। इसका साफ मतलब था कि इन लोगों ने कहीं उसे गाड़ दिया है। लिसनिंग पर जब ये पुष्टि हो गई और प्रॉपर कॉल रिकॉर्डेड कॉल मिल गई तो 1 मार्च 2020 को यानी घटना के 10 दिन बाद दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया। पहले इनिशियल बात, नाम, बाप का नाम, चाचा का नाम, ताऊ का नाम, भाई का नाम, बहनों का नाम, बुआ का नाम, मौसी का नाम, मौसे का नाम, ये सारी चीज़ें पूछने पर जब उसने मौसी मौसा का नाम वो बताया जो अपहृत के माँ बाप का नाम है, तो उसे तुरंत कॉल रिकॉर्ड सुनाई गई। अपनी और अपने भाई की आवाज़ सुनकर तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगा, वो टूट गए। टूटने के बाद भी उनकी बहुत अच्छी वाली पूछताछ जारी रही। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को ही स्कूल जाते समय हम लोगों ने उसे मोटरसाइकिल पर बिठा लिया था। उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। मौसी का लड़का था, खूब अच्छी तरह पहचानता था। चिप्स, चॉकलेट और कुरकुरे ये सब हम लोगों के पास थे। बिठा के उसे हम लोग ससिया गांव के पास एक पुलिया पर ले गए। पुलिया पर बैठे। पुलिया के ठीक नीचे हम लोगों ने 3-4 दिन पहले ही एक गड्ढा खोद रखा था। उसका कारण था कि हम लोग कई दिन से रेकी कर रहे थे
और कोशिश कर रहे थे कि उसको पैदल ही यहाँ ले आएंगे और फिर यहाँ उसका काम तमाम करेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों ने एक मोटरसाइकिल अपने सगे बहनोई से मांगी कि हमें ज़रूरी काम के लिए जाना है। उनकी मोटरसाइकिल लेकर उस दिन गए। रास्ते में ही वो उसको बिठा लिया और सीधे पुलिया पर ले आए। पुलिया के नीचे जाके और ये बता के कि चल के आराम से बैठ के हम लोग वहाँ कुछ खाएंगे, उसको भी नीचे ले गए। वहीं पर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर मोटरसाइकिल लेकर एक आदमी ऊपर पुलिया के बैठा रहा कि कोई घर वाले ना आ जाएं, कोई जानने वाला ना आ जाए। इस बीच में नीचे दूसरे भाई ने उसको जब वो मर गया तो उसी गड्ढे में गाड़ कर और उसके ऊपर मिट्टी पूरी डालकर अच्छी तरह से दफन कर दिया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल यूपी 24 AF 2814 पैशन प्रो ये उसके बहनोई के पास थी, जो बरामद कर ली गई। बहनोई ने भी बताया कि 16 तारीख को ये मेरे पास किसी ज़रूरी काम से बाज़ार जाने के लिए ये मोटरसाइकिल मांगने आए थे, जो मैंने दे दी थी, और शाम को इन्होंने वापस कर दी। तत्काल सूचना बहुत इम्पोर्टेंट थी। बिना देर किए SDM को साथ लेकर पूरा पुलिस बल ससेआब वाली पुलिया के नीचे पहुंच गया। पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई गई, बॉडी को ज़मीन से एक्सह्यूम कराया गया और पूरी की पूरी साबित बॉडी बाहर आ गई। ये सूचना पाकर कि इस तरह से पुलिस गई है, बॉडी कहीं गड़ी हुई है, अपहृत का पूरा परिवार भी मौके पर आ गया। शान की माँ भी मौके पर आ गई। भाई जो वादी मुकदमा है वो भी आ गया। बॉडी को बाहर निकाला गया। माँ ने तुरंत पहचान लिया कि वो उसके बेटे शान की बॉडी है। रोना पिटना वहाँ मौके पर मच गया। उस घटनास्थल को पूरा अच्छी तरह से येलो टेप से प्रिजर्व कर लिया गया। तुरंत डॉग स्क्वाड को बुलाकर वहीं पर परेड कराई गई, पुलिया के नीचे ही। गड्ढे से वो स्मेल, गड्ढे के आसपास की स्मेल लेकर डॉग ने झपट कर पकड़ लिया दोनों भाइयों को। पुलिस कंफर्म हो गई कि इन्हीं दोनों ने हत्या की है। दो चीज़ें हो गई, एक उनकी स्वीकारोक्ति कि हमने मारा और फलां जगह गाड़ा, उस जगह पर उखाड़ने पर, गड्ढे को खोदने पर बॉडी मिल गई। दूसरा, डॉग स्क्वाड ने कंफर्म कर दिया। तीसरा, वहाँ पर मोटरसाइकिल के टायर मार्क भी मिले थे। फॉरेंसिक्स वालों ने उस टायर मार्क का प्रिंट निकाल लिया। मैंने आपको बताया है कि एक सांचे के भीतर प्रिंट के ऊपर वो सांचा रख के प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के उसे सुखा के उसका नेगेटिव निकाल लेते हैं और फिर पॉजिटिव टायर मार्क बना लेते हैं। उसके टायर मार्कों और प्रयुक्त मोटरसाइकिल के टायर मार्क को मिलान करने के लिए FSL भेजा गया। पूरे प्रोसेस की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करा ली गई। पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन पोस्टमार्टम डॉक्टर नरेंद्र पटेल ने किया। PM रिपोर्ट आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू थ्रॉटलिंग, उसमें कॉज ऑफ डेथ जो इन्फ्रेंस है, जो डेथ का कारण है, वो PM रिपोर्ट में लिखा गया। मृतक के पेट में 50 ग्राम अधपचा भोजन था, यानी जो उसने चिप्स, कुरकुरे या जो चीज़ खाई थी सिर्फ उतना ही था, 50 ग्राम्स। और शव का टाइम 10-12 दिन पहले पुराना होना बताया गया, जो सब कोइंसाइड कर रहा था उसके गायब होने, 16 तारीख के गायब होने और उसके बाद फिर उसे मौके तक ले जाने, बॉडी एक्सह्यूम कराने, वो सब चीज़ें कन्फर्म हो रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। फिर दोनों से और अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई, बहुत अच्छी वाली, झटका इंक्लूडेड। तब इन दोनों ने तोते की तरह बताना शुरू किया कि आखिर कारण क्या था। पहली बार की हल्की पूछताछ में उन्होंने घटना बताई थी, अब की बार की पूछताछ में उन्होंने कारण बताया। उन्होंने बताया कि मृतक की बहन गुलफशा बहुत खूबसूरत है और शारिक, जो इन भाइयों में बड़ा है, उससे शादी करना चाहता था। गुलफशा उसकी सगी मौसेरी बहन थी।
पर गुलबशां की माँ यानी मृतक की माँ और उसका पूरा परिवार इस शादी को किसी भी तरह से करने पर राजी नहीं हुआ, यानी इस शादी को सिरे से खारिज कर दिया गया। शारिक बहुत मायूस हुआ और अपने भाई शाकिर को ये बात बताई। शाकिर ने कहा, तुम घबराओ मत। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि ये पूरा परिवार शान से बहुत मोहब्बत करता है, बच्चा बहुत प्यारा है, इससे बहुत प्यार करता है पूरा परिवार, और ख़ासकर इसकी माँ बहुत चाहती है। अगर इसको अगवा करके, अपहरण करके, मार के कहीं गाड़ दिया जाए, छिपा दिया जाए, तो उसको ढूंढने के बहाने हम लोग सुबह शाम अपनी मौसी के पास जाएंगे, खूब मेहनत करने का नाटक करेंगे उसके सामने, और धीरे धीरे अपनी मौसी को हम मना लेंगे कि हमारी शादी गुलबशां से करा दें। प्लान इतना फूल प्रूफ हम लोगों ने बनाया, बेशक उसमें 4-5 दिन लग गए कि किसी को कानो कान खबर न हो। इस बीच 10 दिन का समय जब लग गया तो सुबह शाम मौसी से बात करके जहाँ वो कहती थी वहाँ जाते थे। कई ओझा, तांत्रिक, सोखा, गायब हुए व्यक्तियों के बारे में बताने वाले तमाम तरह के भांति भांति के लोग मौजूद रहते हैं गांव और उसके आसपास। मौसी जहाँ कहती थी वहाँ जाते थे, वही कराते थे, करा के आके मौसी को बताते थे। लेकिन हमारा ये अंदाज़ गलत निकल गया कि कोई पता नहीं चला पाएगा। पुलिस ने सब पता कर लिया। एक ही मार्च को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच में टायर मार्क जो भेजे गए थे फिसल, उसके मिलान की रिपोर्ट भी आ गई। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और पुलिया के नीचे जहां मृतक को दबाया गया था, वहां पर पाए गए मोटरसाइकिल के टायर मार्क एक ही पाए गए। अपराध को जो 364 यानी अपहरण में मूल रूप से लिखा गया था, उसमें धारा 302 और 201 बढ़ाई गई, यानी हत्या और हत्या करके साक्ष्य को छिपाने की धाराएं बढ़ा दी गईं, और सभी साक्ष्यों के साथ 12 मार्च को चार्जशीट नंबर 91/20 माननीय न्यायालय में सबमिट कर दी गई। दोनों भाई जेल में हैं, अभी भी जेल में हैं। कोर्ट से जमानत नहीं हो पाई है। ट्रायल शुरू हो गया था, कोरोना के कारण पिछली साल भी और इस साल भी न्यायालय बहुत लंबे समय से बंद हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दोनों को अच्छी सज़ा न्यायालय से मिलेगी। आज की घटना में सारिक की चाहत कि मौसेरी बहन से शादी हो जाए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। सारिक अपनी इस चाहत में अंधा हो गया और शाकिर ने अपने भाई की इस इच्छा पूर्ति के लिए उसका साथ दिया और एक नन्ही सी जान की हत्या कर दी, जिससे इस पूरे प्रकरण में ना कोई मतलब था, ना ही उसे इस पूरे प्रकरण की जानकारी थी। लेकिन फिर भी उस नन्ही सी जान की बलि ले ली गई, उसकी हत्या कर दी गई, उसका जीवन खत्म कर दिया गया। अपनी बात मनवाने के और भी तरीके थे, पर दोनों भाइयों ने शादी करने के लिए एक निर्दोष की जान ले ली। कितना छोटा सा कारण लगता है, सिर्फ शादी करने के लिए एक बच्चे की जान ले लेना, जिसका उस शादी से, उस प्रकरण से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। सिर्फ इसलिए कि माँ को तकलीफ़ होगी, वो मदद के लिए मुझे बुलाएगी, मैं जान लगा के मदद करूँगा और उस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी। दूसरी, दोनों परिवारों की भी पूरी गलती है। दोनों परिवार जानते थे कि शारिक गुलबशां से शादी करना चाहता है, तो इस प्रकरण में मिल बैठकर इसका कोई निदान निकाल लेना चाहिए था, सुलझा लेना चाहिए था। हाँ कर देनी थी या ना कर देनी थी। ना कर देनी थी तो भी जब दोनों परिवार बैठते तो कम से कम सारिक और शाकिर दोनों को यह जानकारी होती कि कुछ भी होगा तो उसमें हमारे ऊपर बात आएगी। लेकिन दोनों परिवारों ने ऐसा नहीं किया। मृतक के परिवार ने अपनी जिद में कि हम कतई शादी नहीं करेंगे, लड़का शादी के काबिल नहीं है, कुछ करता नहीं है,
और दूसरा कि मेरी सगी मौसी की लड़की है। दूसरे परिवार का कहना है, अगर ये दोनों परिवार मिल बैठ के इस प्रकरण का निराकरण कर लेते या सुलझा लेते तो शायद ये नन्ही सी जान न जाती। आप क्या कहते हैं? आप इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं? आज किस्सा गोई सीज़न 5 का अंतिम पार्ट है और मेरे पुलिस कैरियर का भी अंतिम पार्ट है, पर यह किस्सा गोई मैं बंद नहीं करूँगा। कल आपके सबके कमेंट्स, बहुत बड़े कमेंट आए, बहुत लोगों के कमेंट आए, उससे मुझे बहुत बल मिला है। मैं इतने लंबे सफ़र में जून 2020 से लेके अब तक जून 2021 तक साल भर के समय में तमाम झंझावातों के बीच आपने हमें पूरा सहयोग दिया, आपने पूरा हमारा साथ दिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। 1 जुलाई के बाद आप सबसे आपकी राय लेकर किसी अन्य सब्जेक्ट पर किस्सा गोई 6 शुरू करूँगा। इसी बीच मैं आपको अवगत भी करा दूं कि प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क का एक अपना प्रकाशन है इलाहाबाद में, जहां का मैं रहने वाला हूं। उनके बेटे श्वेताब अश्क भी इस सीरीज़ को पार्ट 1 से सुनते थे। काफ़ी दिनों के बाद एक दिन मेरा नंबर कहीं से ढूंढकर उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि अश्क जी का अपना प्रकाशन था। अश्क जी की जितनी किताबें, जितने काव्य, जितना भी जो कुछ भी साहित्य है जो पब्लिश है, जो नेट पर उपलब्ध है, उस सब उन्होंने अपने स्वयं के प्रकाशन से कराया था, जिसमें बहुत ढेर सारे लोग हैं, काम करते हैं। श्वेताब अश्क का कहना था कि मैंने आपके हर एपिसोड के डिटेल्स नोट कर लिए हैं और अगर आप कहें तो इसको किताब के फॉर्म में मैं प्रकाशित करना चाहता हूँ। श्वेताब भाई की बात मैंने सहर्ष स्वीकार कर ली। मेरे एक छोटे से मित्र जो बीए का स्टूडेंट है, बदायूं का, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वो पहले पार्ट से कान में ईयरफोन लगाकर उसको लिखता रहता था। जब 50 पार्ट उसने लिख लिए तो उसने उसका प्रिंट निकालकर मेरे कार्यालय डीआईजी रेंज बरेली के कार्यालय उपस्थित होकर दिया। मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई। छोटा बच्चा जिसे मैं पहले से नहीं जानता, किसी भी तरह से मैं उसे नहीं जानता, उसने वो प्रिंट कराकर जो भी उसकी समझ में आया, जो भी वो सुन पाया, तमाम जगहों के नाम बेचारे को नहीं पता है तो वो गलत लिखे हुए थे। श्वेताब जी को वो मैंने मनुस्क्रिप्ट भेजी, उन्होंने उसको करेक्ट कर दिया और 1 से 50 पार्ट के बीच में उन्होंने 2 किताबें तैयार की, खाकीनामा 1 और खाकीनामा 2। उसके बाद फिर 51 से लेकर 100 के बीच में उन्होंने तैयार की खाकीनामा 3 और खाकीनामा 4। लेकिन इस कोरोना की वजह से, सरकारी काम की वजह से और दबाव की वजह से, काम के दबाव की वजह से इसको मैं अभी तक एडिट या इसको ठीक से देख नहीं पाया हूँ। इसमें जो गलतियों की सुधारने का सिलसिला है वो मैं कर नहीं पाया हूँ। तो खाकीनामा भाग 1, 2, 3 और 4 सभी में 250 से ऊपर के पृष्ठ हैं। ये रिटायर होने के तुरंत बाद मैं इसको एडिट करके तैयार कर दूंगा। श्वेताब जी का मानना है कि 2 महीने बाद ये पुस्तक प्रकाशन के लिए तैयार हो जाएगी और उसके अगले 1 महीने बाद ये प्रकाशित हो जाएगी और मार्केट में आ जाएगी। इसी बीच में ये सब मैंने कोरोना काल में किया। जब कोरोना में सब कुछ बंद था तो उसका सदुपयोग करने के लिए किस्सा गोई की ये सीरीज़ शुरू की। इससे जो समय बच जाता था उसमें ये लिखने का, उसी को जो लड़के ने हमें दिया था उसको रीराइट करने का काम किया। और इसी बीच में मैंने शिव प्रकाश शुक्ला पर एक पूरी पुस्तक लगभग 300 पन्ने की तैयार कर दी, वर्चस्व के नाम से। इसकी भी एडिटिंग का मतलब क्या है, इसका सुधार करना है मुझे। सब जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, जो उनका तारतम्य है, आगे पीछे हो गया है, उसको ठीक करना है। इसे ठीक करने में 1 महीने से का समय लगेगा और अगले 6 महीने में ये भी प्रकाशित हो जाएगी जो वर्चस्व के नाम से है।
मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जो बातें मैं कंडक्ट रूल की वजह से, वर्दी के बंधन की वजह से, बंधन नहीं, मैं कहता हूँ कि वर्दी में जो मर्यादाएं हैं जिनका मैं 100% पालन करता हूँ, और उन मर्यादाओं की वजह से मैं जो बातें आपसे शेयर नहीं कर पाया क्राइम से संबंधित, जब मैं इस वर्दी से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा नहीं कि उन मर्यादाओं को भूल जाऊंगा, लेकिन जब मैं आपके बीच में सामान्य नागरिक की तरह रहूंगा, और वो बातें जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं और मर्यादाओं के कारण, सर्विस के कंडक्ट रूल्स के कारण, नौकरी के कारण मैं शेयर नहीं कर पाया था, वो ज़रूर करूँगा। चाहे वो किसी नेता से संबंधित हो, राजनीतिक व्यक्ति से संबंधित हो, किसी अधिकारी से संबंधित हो, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी से संबंधित हो, मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँगा। जो मैं समय समय पर आपकी क्वेरीज़ के बाद ये कहता रहा कि अभी मैं ये शेयर नहीं कर पाऊँगा। ये सब किस्सा गोई सीज़न 6 में आपकी राय लेकर करूँगा। इस महीने मेरे जीवन की 2 इम्पॉर्टेंट तारीखें हैं। एक, पहली तारीख मेरे जीवन की वो दिन था जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, वर्ष 1986 में, 86 बैच हमारा पीपीएस का। और 2 तारीखें मेरे जीवन की बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसी महीने में, 2021 में। एक, 22 जून को मेरी प्यारी बेटी की शादी है, और दूसरा 30 जून जब मैं 32-33 साल की सेवा के बाद इस विभाग से विदा होकर आपके बीच सामान्य नागरिक की तरह आ जाऊंगा। ये दोनों तारीखें मेरे जीवन की बहुत इम्पॉर्टेंट तारीखें हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।